Subscribe now and press the bell icon. गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आर कुमार केमिस्ट्री क्लासेस में आपका वेलकम। तो फाइनली हमने केमिकल काइनेटिक्स को कंप्लीट कर लिया है। आज हम एक न्यू चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका नाम है सॉल्यूशन। एक्चुअली में हमें ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अपन जानते हैं कि अगर हमें सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करना है या सॉल्यूशन को बनाना है तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए बच्चों? हमारे पास होना चाहिए एक सॉल्यूट, साथ में हमारे पास क्या होना चाहिए? साथ में होना चाहिए हमारे पास सॉल्वेंट। और जब सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाते हैं तो जनरली हमें क्या प्राप्त होगा? जनरली हमें प्राप्त होगा सॉल्यूशन। लेकिन बनने वाला जो बच्चों सॉल्यूशन होगा वो होगा हमारे पास होमोजीनियस। इसका हमें ध्यान रखना है। तो क्या होते हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूट जो पार्टिकल्स होते हैं वो नंबर ऑफ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाते हैं तो हमें सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर हमें मिलने वाला सॉल्यूशन कैसा होगा? होमोजीनियस। अब हमें यहाँ पता होना चाहिए कि एक्चुअली में सॉल्यूट का वर्क क्या होता है। तो सॉल्यूट तो डिज़ोल्व होने वाला होता है और सॉल्वेंट क्या करता है? उसको डिज़ोल्व करता है। तो अगर अपन सॉल्यूट की कहानी सुनते हैं तो सॉल्यूट क्या होता है? ए solute is a substance that is dissolved in a solvent अगर अपन कहानी पढ़े किसकी? सॉल्वेंट की, तो कहानी होगी ए solvent is a substance which can dissolve other substance। ये कहानी किसकी हो जाएगी? ये कहानी हो जाएगी अपने सॉल्वेंट की। अब जब सॉल्यूट को अपन सॉल्वेंट के अंदर मिलाते हैं तो बच्चों जनरली हमें क्या प्राप्त होता है? सॉल्यूशन प्राप्त होता है। वो भी कैसा प्राप्त होता है? होमोजीनियस। तो हम लिख सकते हैं ए सॉल्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ डिसॉल्विंग a solute in a solvent। ये तीन बातें हमें ध्यान रखनी है। एक्चुअली हमें सबसे पहले सीखना है चैप्टर का बेसिक, क्योंकि बच्चों जब तक हमें चैप्टर का बेसिक समझ में नहीं आएगा हम इस चैप्टर को फाइनली सही ढंग से याद नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले हमें सीखना है कि एक्चुअली में सॉल्यूट का मीन क्या होता है और सॉल्यूशन का मीन क्या होता है। अगर जनरली किसी भी सॉल्यूशन के अंदर किसी भी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, अगर अपन किसी भी सॉल्यूशन की बात करें उसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होती है और सॉल्वेंट की क्वांटिटी मोर देन होती है तो आपको समझ जाना कि बनने वाला सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल अपन जैसे अपन को शिकंजी बनानी है और अपन ने एक गिलास भर रखा है, तो एक गिलास पानी के अंदर अगर अपन ने 1 ग्राम चीनी को ऐड किया है तो बनने वाला क्या होगा? सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन। बिकॉज डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है। तो यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं, जैसे ये एक बीकर है, मैं ये बीकर बना लेता हूँ। जनरली एक बीकर है और इस बीकर में अपन 2 चीज़ें लेने वाले हैं। सबसे पहले लेते हैं अपन सॉल्वेंट को, तो यहाँ तक मैं सॉल्वेंट ले लेता हूँ, इस जगह तक, तो यहाँ तक तो अपन सॉल्वेंट ले लेते हैं। ये बच्चों जाएगा अपना सॉल्वेंट। ये हो गया सॉल्वेंट जो क्या करेगा? डिसॉल्व करेगा। ठीक है, सॉल्वेंट में कुछ भी हो सकता है आपके यहाँ पर। सॉल्वेंट के साथ ही अब मैं क्या ले रहा हूँ? इसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स ले रहा हूँ। देखो सॉल्यूट पार्टिकल्स, तो अपन जानते हैं यहाँ पर जो सॉल्यूट पार्टिकल इसकी क्वांटिटी कम है तो यहाँ पर सॉल्वेंट के रूप में वाटर ले लेता हूँ। और इधर चले तो बच्चों ये हो जाएगा अपना सॉल्यूट में ले लेता हूँ मैं सुक्रोज शुगर C12H22O11। जब इसको अपन हिलाएंगे, स्ट्राइड करेंगे तो क्या होगा? कंप्लीटली ये सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन बनने वाला सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? अपना होमोजीनियस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका ए सॉल्यूट डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट। तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे? यहाँ मिलेगा मुझे होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो एक्चुअली में होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होते हैं बात करते हैं। तो क्या होगा? ए होमोजीनियस
a homogeneous mixture of two or more substance is known as solution। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, थोड़ा सा अपन आगे चलें तो अपन लिख सकते हैं दी सॉल्यूशन, आप पढ़ते रहने, मैं क्या लिख रहा हूं, दी सॉल्यूशन ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूट एज, अगर दो होंगे तो क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे बच्चों उसको, अपन बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। एंड ऑफ थ्री constituent as a टर्नरी सॉल्यूशन। अपन उसको क्या बोलेंगे, जनरली अपन उसको टर्नरी सॉल्यूशन बोलेंगे। तो बच्चों ये चीज़ें तो अपन को ध्यान रखनी है, लेकिन अपना जो सिलेबस है उसके अंदर हमें केवल बाइनरी सॉल्यूशन की स्टडी करनी। क्वाटनरी सॉल्यूशन भी होता है, आपके टर्नरी सॉल्यूशन भी होता है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर जो अपन को स्टडी करनी है वो बाइनरी सॉल्यूशन की स्टडी करनी है। अपन को ये भी पता होना चाहिए, तो अपन इसमें लिख सकते हैं क्या, द साइज ऑफ solute particles in a solution is 10 की पावर -9 से 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना है। तो सोल्यूट के पार्टिकल इतनी स्मॉल होते हैं कि वो ईजिली इसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं, और जब कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं तो हमें होमोजीनियस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, होमोजीनियस सॉल्यूशन बन जाता है। होमोजीनियस होता है, एक हेट्रोजीनियस होता है। अपन ने केमिकल काइनेटिक्स डिस्कस किया था। होमोजीनियस का मतलब होता है कंप्लीटली एक स्टेट के फॉर्म में हो जाएंगे, यानी कि ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बन जाएगा। एक बार बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखो कैसे लिखा है अपन ने। तो बच्चों आगे चलते हैं। तो जनरली अभी अपन ने बात करी है कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होती है और सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो बच्चों जनरली उसे बोला जाता है क्या, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी मोर देने एज कंपेयर टू सॉल्वेंट तो अपन उसे बोलेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अपन को दो सॉल्यूशन के बारे में और पढ़ना है। एक होता है बच्चों डाइल्यूट सॉल्यूशन। हालांकि बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं। तो इनका डिस्कशन अपन को करना है। अगर अपन डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करते हैं तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होता है दी सॉल्यूशन in which the amount of solute is small as compared to solvent is known as dilute solution। अगर बच्चों अपन इसके एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कशन करें तो इसके जो एग्जाम्पल्स होंगे आप लिख लो। डाइल्यूट HCl का यूज़ कर सकते हो, डाइल्यूट HCl हो सकता है। और आगे चले तो आप लिख लो डाइल्यूट HNO3 लिखो। लैब में देखा होगा, लैब के अंदर जो बोटल्स होती है उस पर डाइल्यूट लिखा होता है और किसी बोतल पे कंसंट्रेट लिखा होता है। तो डाइल्यूट के बारे में अगर लिखा हुआ है तो आप समझ जाना कि सोल्यूट तो उसमें कम है, सोलवेंट ज़्यादा है। और अगर कंसंट्रेट लिखा है तो मतलब वो हार्ड है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका सोल्यूट ज़्यादा होगा, मोर देन होगा एज कम्पेयर टू सोलवेंट, है ना। और ले सकते हो आप यहाँ पर क्या ले सकते हो, डाइल्यूट H2SO4। तो बच्चों ये कहानी अपन ने पढ़ी किसकी, ये कहानी पढ़ी अपन ने डाइल्यूट सॉल्यूशन की। अगर जस्ट इसका अपोजिट अपन कर देते हैं तो हमें प्राप्त होगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के बारे में अपन ने डिस्कस कर ही लिया है। क्या होगा, सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो दी सॉल्यूशन इन विच in which the amount
the amount of solute dissolve is known as concentrate solution। शुरू में थोड़ा चैप्टर बेटा आपको बोरिंग लगेगा, शुरू में बोरिंग है, लेकिन जैसे अपन अभी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे उसके बाद ऑटोमेटिकली चैप्टर इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अपन ले सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, आप ले लो, इन्हीं को ले लो, कंसंट्रेट HCl आप ले सकते हो, और आगे चले कंसंट्रेट HNO3 का अपन यूज़ कर सकते हैं, और आगे चले अपन यूज़ कर सकते हैं कंसंट्रेट H2SO4 का। अब जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं। तो बच्चों मोस्टली अपन को ये पढ़ना है। वैसे अपन देखें ना तो यहाँ से किसी प्रकार किसी टाइप का क्वेश्चन तो बनता नहीं है। आपका जो क्वेश्चन बनता है ना वो सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन टर्म होती है उसका क्वेश्चन बनता है। तो एक बार आप इसको पढ़ लेना, इसका बेसिक देख लेना कि एक्चुअली में सोल्यूट क्या होता है, सोलवेंट क्या होता है। अब बच्चों आगे चलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं अपन, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। क्या होती कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन का मीन्स होता है कि जो आपका सॉल्यूट होता है वो पर लीटर में या पर लीटर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना चाहिए। तो उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों अगला पॉइंट है अपना कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर अपन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो बेटा जी दो प्रकार की कंसंट्रेशन पढ़ने वाले हैं अपन यहाँ पे। एक कंसंट्रेशन होगी अपनी, दो प्रकार की कंसंट्रेशन होती है, एक होती है वेट कंसंट्रेशन, एक होती है आपकी, एक तो आपकी वेट कंसंट्रेशन हो जाएगी और एक हो जाएगी आपकी वेट वॉल्यूम कंसंट्रेशन। तो बच्चों फर्स्ट हो जाएगी अपने वेट कंसंट्रेशन, ठीक है ना। यहां पर वेट को आप मास भी बोल सकते हो, मास कंसंट्रेशन। ध्यान रखना वेट का मतलब मास होता है यहाँ पे ना। एक तो अपन ये वाली पढ़ने वाले हैं और बच्चों एक पढ़ने वाले हैं अपन वेट वॉल्यूम या मास वॉल्यूम कंसंट्रेशन। आप कुछ भी लिख सकते हो, दोनों में डिफरेंट है। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस ये कि वेट के अंदर तो क्या होगा, जनरली वेट जो आपकी कंसंट्रेशन होगा उसमें वेट प्रेजेंट होगा, यानी कि यहाँ पर अपन देखें तो इस जगह पर आपका वॉल्यूम एब्सेंट है, यहाँ पर बच्चों होगा वॉल्यूम एब्सेंट। और जब वॉल्यूम एब्सेंट होता है तो ये कंसंट्रेशन क्या होती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। क्या होती है, अगर किसी भी कंसंट्रेशन के अंदर वॉल्यूम प्रेजेंट नहीं होता है तो वॉल्यूम प्रेजेंट नहीं होने का मतलब है कि उसमें टेम्परेचर से वो इंडिपेंडेंट रहेगी, मतलब टेम्परेचर का उस कंसंट्रेशन पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अपन को ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी कंसंट्रेशन आती है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्या होता है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सबसे पहले देखो इसमें आती है आपकी मास अपॉन मास, W/W परसेंटेज, इसे बोलते हैं मास परसेंटेज। इसमें वॉल्यूम एब्सेंट होता है। दूसरी बात करें यहाँ पर अपन डायरेक्टली बात करेंगे मोलेलिटी को इंडिकेट करते हैं स्मॉल m के द्वारा। और ये जो कंसंट्रेशन होती है बच्चों वो होती है मोल पर केजी, मोल पर किलोग्राम। और मोल पर किलोग्राम है इसलिए क्या होता है इसके अंदर भी वॉल्यूम एब्सेंट होता है। और आगे चले एक पढ़ेंगे बच्चों अपन मोल फ्रैक्शन। अगर अपन यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की बात करें तो मोल फ्रैक्शन को इंडिकेट करते हैं कैपिटल X के द्वारा। तो इसके अंदर भी क्या होता है वॉल्यूम एब्सेंट होता है, इसलिए इसको भी बोलते हैं अपन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन। नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 यहाँ पे ले सकते हैं जनरली ppm, इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मीन्स होता है 10⁶। और इसी के अंदर अपन ले सकते हैं ppb, इसको बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन। अगर अपन बिलियन की बात करें तो 10⁹, ठीक है। तो ये कौन सी जाएगी आपकी वॉल्यूम एब्सेंट कंसंट्रेशन। अगर अपन इसकी बात करते हैं तो बच्चे इसमें तो ऑलरेडी वॉल्यूम प्रेजेंट है, इसमें तो ऑलरेडी वॉल्यूम प्रेजेंट है। तो आप क्या होगा, इसमें वॉल्यूम प्रेजेंट यानी कि वॉल्यूम प्रेजेंट।
वॉल्यूम प्रेजेंट है। अब वॉल्यूम प्रेजेंट होगा तो क्या होगी, ये कंसर्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेड होगी। कंसर्टेशन क्या होगी आपके, टेम्परेचर डिपेंडेड होगी। अब इसमें कौन कौन सी कंसर्टेशन आती है, एक तो आती है परसेंटेज ऑफ V अपॉन V, इसे बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। इसकी स्टडी करनी है हमें, वॉल्यूम परसेंटेज। दूसरी बात करें, दूसरी आती है परसेंटेज ऑफ W अपॉन V, इसे बोलते हैं मास, मास वॉल्यूम परसेंटेज। और तीसरी बात करें, थर्ड इसमें आती मोलेरिटी, मोलेरिटी, ठीक है ना। मोलेरिटी होती कैपिटल M, क्या होती मोलेरिटी, कैपिटल M होती है। और इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, इसमें कंसंट्रेशन आती मोल पर लीटर, ठीक है। नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पढ़ेंगे अपन नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को इंडिकेट करते हैं कैपिटल N, और इसमें कंसंट्रेशन होती है आपकी ग्राम पर लीटर, ठीक है। एक इसके अंदर आएगी फॉर्मेलिटी, कैपिटल F से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों ये कुछ कंसंट्रेशन है जो जनरली मुझे याद करनी है। इसके अंदर आपके मास जो कंसंट्रेशन आती है उसमें ये कंसंट्रेशन आती है, आपको याद रखना है। ये जो कंसंट्रेशन अपन ने लिखी है, इन कंसंट्रेशन में एक्चुअली में क्या होता, वॉल्यूम एब्सेंट होता। तो वॉल्यूम एब्सेंट होने के कारण जनरली इन्हें टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन कहते हैं। इट मीन्स टेम्परेचर का इन पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। अगर चले अपन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम प्रेजेंट होने पर क्या होता है, इसमें जो कंसंट्रेशन आती है, इसमें जो कंसंट्रेशन आती है उस कंसंट्रेशन के अंदर जनरली टेम्परेचर से डिपेंडेंट टेम्परेचर का इफेक्ट इन पर होगा। अब बच्चों ये सारी कंसंट्रेशन अपन को समझना है। एक्चुअली में सॉल्यूशन को कैसे करते हैं, सॉल्यूशन में मोस्ट के न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो सॉल्यूशन में न्यूमेरिकल्स करने के लिए हमें एक चीज़ आना चाहिए, हमें मोलिकुलर वेट या मोलर मास कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर आपको मोलिकुलर वेट या मोलर मास कैलकुलेट करना आता है तो अप्रोक्सीमेटली आपको कंप्लीटली चैप्टर याद हो जाएगा। नहीं आता है तो आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं अटकेगी। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एटम के या एलिमेंट्स के कुछ वेट लिखा देता हूं, आप जनरली इनको याद कर लेना, जिससे क्या होगा आपको मोलर मास निकालने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों आगे चलते हैं अपन, और अपन वेट को याद करते हैं। मोस्टली जो इंपॉर्टेंट वेट होते हुए मैं आपको लिखा देता हूं, आप उनको याद कर लेना, और मैं आपको मोलर मास कैलकुलेट करना सिखा देता हूं, ठीक है ना। देखो अगर नंबर की बात करें ना, तो एक तो होता है इवन नंबर, आप देखना, एक तो होता है इवन नंबर। अगर जनरली किसी भी एलिमेंट का इवन नंबर होता है तो आपको क्या करना है, उस नंबर को डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसका वेट लिखना है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, सीधा एटॉमिक वेट आ जाएगा। आ रही बात समझ में, रटना मत, ठीक है। अगर बात करते हैं अपन ओड नंबर की, तो अगर अपन ओड नंबर की बात करें तो आपको क्या करना है, उसके नंबर में जो भी आपको नंबर मिलेगा उसमें क्या करना है, 1 जोड़ना है, या फिर बात कर सकते हैं डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई करना है और 1 जोड़ना है, तब जाके आपके पास क्या आएगा, एटॉमिक वेट आ जाएगा, ठीक है ना। ये जो अपन ने ट्रिक लिखी है, ये ट्रिक जो आपके काम करने वाली है, ये करेगी एटॉमिक नंबर 1 to 20, यहां तक अपन को याद रखना है। कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी आएंगे जहां पर ट्रिक काम नहीं करेगी, वहां मैं गोला बना दूंगा, ठीक है ना। अब नंबर 1 से बात करते हैं। अपने पास कौन कौन आता है, एक तो हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन। इसके बाद ले लेते हैं फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। ये अपन ने 20 तक लिख लिया। जैसे अपन इसका निकालना चाहते हैं पहले वाले का, जैसे अपन ने इसका निकालना चाहते हैं नंबर 1 का, तो इसको दिक्कत ही नहीं है, इसको तो डायरेक्टली आपको याद करना है। तो एक गोला तो ये हो गया। हीलियम की बात करें, इवन नंबर है, तो क्या करना है, 2 × 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका वेट 4। लिथियम की बात करें 3 होता है, तो क्या होगा 3 × 2 ऑड नंबर 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। इसकी बात करें इवन नंबर, तो 4 × 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8।
इसकी बात करें क्या होगा आपका ऑड नंबर, तो क्या होगा 5 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। यहाँ बात करें क्या होगा 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली आपको याद करना है, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 या फिर 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। ये इसका बच्चों एटॉमिक वेट हो जाएगा, ठीक है। आगे चले, फ्लोरीन का 9 होता है तो कितना हो जाएगा 9, ऑड नंबर है, 9 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 19। नियोन की बात करें 10 होता है तो 10 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या होगा 20। सोडियम के बारे में बात करें तो 11 इंटू 2 इज इक्वल 11 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 23। मैग्नीशियम के बारे में बात करें तो 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24। अगर अपन एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो 13 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 27। अगर अपन सिलिकॉन की बात करते हैं तो बच्चों 14 इंटू 2 इज इक्वल टू 28 बिकॉज इवन नंबर। देन 15 इज ए ऑड नंबर तो 15 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 31। सल्फर के बारे में बात करें इवन नंबर तो 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32 हो गया। अगर अपन इसकी बात करें तो बच्चों इसको डायरेक्टली आपको याद करना है। ये जो आपका वेट आया कहाँ से है, क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, एक तो 17 क्लोरीन 34 होता है, एक 17 क्लोरीन 35 होता है। उनकी नेचर में जो क्वांटिटी होती है उनको जोड़कर उसका एवरेज निकालते हैं, तब जाके अपने पास क्या आता है 35.5। इसका भी आपको डायरेक्टली याद करना है, कितना होता है 40। पोटेशियम की बात करें तो 19 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 39। और इसकी बात करें तो 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40। ये मैंने कुछ वेट आपके सामने लिखे हैं जो जनरली आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा कुछ वेट आपको और याद होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं क्रोमियम, यहाँ से क्रोमियम, क्रोमियम के बाद आता है मैग्नीज, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और इधर ले लेता हूं जिंक। इनके वेट भी आपको याद होने चाहिए। अगर अपन जनरली क्रोमियम की बात करते हैं तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है और इसका होता है 54 अप्रोक्सीमेट 54 होता है। इसकी बात करें 25, इसका होता है 55, इसका होता है 26, इसका होता है 56, ठीक है। कोबाल्ट की बात करें, अब बच्चों कोबाल्ट का होता है 58 पॉइंट समथिंग होता है, तो आप तो डायरेक्टली एक काम करो 58.5 होता है। जहां पर मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल थी वो स्टॉप हो गई थी, तो अपन को एक काम करना, मैं डायरेक्टली पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा तो डायरेक्टली मैं 59 लिख देता हूं, आप तो 59 कैलकुलेट कर लेना। इधर निकल का कितना होगा 28, इसका भी आप क्या करना 59 कैलकुलेट कर लेना। एक्चुअली में कंप्लीटली 59 नहीं होता है, पॉइंटों में होता है 58.5 इसका होता है, 58.7 इसका होता है, लेकिन आप तो 59 से कैलकुलेट करना है। कॉपर का होता है 63.5, ठीक है। और जिंक की बात करें, जिंक का 30 होता है तो आप याद कर लेना 65.5, 65.3, ठीक है। यह आपको याद करना है। इसके अलावा और याद कर लो, देखो एक सिंबल याद कर लो, पिटाई, पिटाई, पिटाई और होगी। देखो मैंने क्या बोला, पिटाई और होगी। आपकी पिटाई जरूर होगी अगर आप 80 रुपए की चोरी करते हो। अगर आप 80 रुपए की चोरी करते हो तो बेटा जी आपके 200 डंडे पड़ेंगे, है ना। तो 80 से पहले क्या जाएगा आप 79, तो इसमें 3 कम कर दो, आप कितना हो जाएगा 197। और 79 से पहले कौन आएगा 17, 2 और कम कर दो, कितना जाएगा 195। तो ऐसे आपको वेट याद करना है। इसके अलावा जो आपके एग्जाम में वेट आते हैं, आप सिल्वर का याद कर लो, सिल्वर का 47 होता है, सिल्वर का 47 होता है, बट इसका जो वेट होता है 108 होता है। आप याद कर लो, हेलोजन एफ होता है, Cl होता है, Br होता है और I होता है। अपन जानते हैं हेलोजन में F का 9 होता है, इसका 17 होता है, इसका 35 होता है। इस दोनों को उल्टा कर दे, 5 को पहले लिख दे, 3 को नीचे लिख दे। 11th क्लास में पीरियोडिक टेबल में सर ने आपको मैजिक नंबर के द्वारा आपको इनके एटॉमिक नंबर याद कराना सिखाए होंगे। आई होप आपको वो आते होंगे, ठीक है। इसका कितना होगा 9 दूनी 18, 1 19, इसका याद ही करना है आपको 35.5। बच्चों इसका होता है 80 और इसका याद करना है 127। ये बच्चों कुछ मैंने आपके सामने एटॉमिक वेट लिखे हैं। जनरली ये जो एटॉमिक वेट है ये 12th क्लास के लायक हैं, आपके 11th 12th के कॉलेज के भी आ गए। तो जनरली बच्चों ये वेट आपको याद होना चाहिए। मैंने कहा ना सॉल्यूशन को रटना नहीं है, अगर आपको सॉल्यूशन को याद करना है तो के लिए चेन पकड़नी है। वो चेन है आपकी मोलर मास। अगर आपको मोलर मास आता है तो आप नॉर्मली हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ कर सकते हो, क्योंकि मोलर मास आपको आते क्या हो जाएगा, आपको इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा।
इक्विवेलेंट वेट याद होते हैं आपको, मोस्टली चैप्टर याद हो जाएगा। देखो एक बार मैंने कैसे किया है बच्चों, आगे चलते हैं। अब अपन का इनका यूज करके कैसे मोलिकुलर वेट को या मोलर मास को कैलकुलेट करते हैं उसकी प्रैक्टिस करते हैं अपन, है ना। देखो क्या है, कैलकुलेट, टॉपिक है अपना कैलकुलेट मोलिकुलर वेट या मोलर मास, मोलिकुलर वेट, या फिर आप निकाल सकते हो मोलर मास। ये बच्चों अपन को सॉल्यूशन चैप्टर का बेसिक ही अपन को आना चाहिए। जैसे बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं HCl से, है ना। जैसे बात करते हैं HCl, अब अपन को पता है कि हाइड्रोजन के 1 एटम का 1 होता है, Cl के 1 एटम का 35.5 होता है। तो कितना हो जाएगा 1 + 35.5 इज इक्वल टू क्या होगा 36.5। किस में आती है, ये आता है ग्राम पर मोल में, ठीक है। और आगे ले लो, अब की बार HNO3 की बात करते हैं। तो आप HNO3 की बात करें तो हाइड्रोजन के 1 एटम का 1, नाइट्रोजन के 1 एटम का 14, ऑक्सीजन के 1 एटम का 16। तो क्या होगा 1 × 14 + 16 × 3, तो इधर हो जाएगा 1 + 14 और इधर होगा 48। अब 8 4 12 और ये जाएगा 63 ग्राम पर मोल, ठीक है। ऐसे निकालते हैं। आगे चलते हैं। जैसे आपको निकालना है H2SO4 का, आपने निकाला। अपन जानते हैं हाइड्रोजन के 1 एटम का 1 होगा, सल्फर के 1 एटम का 32 होगा और ऑक्सीजन के 1 एटम का 16 होगा। तो कैसे निकालोगे 1 + 1 × 2, 1 × 2, सल्फर के 1 एटम का 13, 4, 2 + 32 64। आप इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा 98 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। और ले लो आप, जैसे मैं बोल दूँ आपके सामने ऑक्जेलिक एसिड, तो ऑक्जेलिक एसिड होता है CHH का होल ट्वाइस डॉट 2H, तो हाइड्रेट की फॉर्म में होता है ये है आपका ऑक्जेलिक एसिड। कैसे निकालोगे, देखो अपन जानते हैं कार्बन के 1 एटम का 12 होता है, ठीक है ना। कार्बन के 1 एटम का 12 होता है, ऑक्सीजन के 1 एटम का 16 होता है और हाइड्रोजन का कितना होता है 1। तो आप देखो कार्बन का 12, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12 × 2 + 16 16 32, 32 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 को भी क्या करना है आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस। इधर चलते हैं, 2 को देखो डॉट का मतलब यहाँ प्लस है तो कॉमन ले लेना, अंदर हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24, 2 और 18 की तो 36, 36 कैलकुलेट करो से हो जाएगा बच्चों 126। बच्चों कहीं पर अगर मिस्टेक हो जाए सही कर लेना आप, है ना, ग्राम पर मोल। और आगे चलते हैं। जैसे अपन ने निकाला ग्लूकोज C6H12O6, कार्बन के 1 एटम का 12, हाइड्रोजन के 1 एटम का 1। मैं आपके कॉमन बता रहा हूँ, जिनको आप चाहो तो डायरेक्टली भी याद कर सकते हो। जैसे मुझे याद है ग्लूकोज का अगर अपन मोलर मास निकालते हैं 180 आता है, सुक्रोज का निकालते हैं 342 आता है, तो आपको डायरेक्टली चीज़ें याद होनी चाहिए, है ना। देखो कार्बन का कितना होगा 12 × 6, हाइड्रोजन का 1 × 12, ऑक्सीजन का 16 × 6। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना, नॉर्मली आपका आंसर कितना जाएगा 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। सुक्रोज ले लो आप C12H22O11, बच्चे इसको बोलते हैं सुक्रोज। अपने एक चैप्टर है, कौन सा है, अपने एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। ध्यान रखना बायोमोलिक्यूल्स में ग्लूकोज फ्रुक्टोज बोले तो कार्बोहाइड्रेट है। आपको याद रखना है कि जब भी आप सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हो तनु या डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में, तो क्या बनती है ग्लूकोज या फ्रुक्टोज यहाँ बनने वाला है, याद रखना। तो कार्बन के 1 एटम का 12 होता है, हाइड्रोजन के 1 एटम का 1 होता है, ऑक्सीजन के 1 एटम का 16 होता है। निकालो 12 × 12,
1 इंटू 22 और 16 इंटू 11 और भगवान आपका भले करे डायरेक्ट करोगे 342 ग्राम पर मोल। आगे समझ में? और आगे चलते हैं, अपन निकालते हैं केमेनोफोर, पोटेशियम पर मैग्नेट का निकालते हैं। पोटेशियम का कितना होता है 39, मैग्नीज का कितना होता है 25 नहीं 55, ठीक है। ऑक्सीजन के 1 एटम का 16। जनरली अगर अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा 39 प्लस 25 55 प्लस 16 इंटू 4 कितना होगा 39 प्लस 55 64 जोड़ो 5 और 9 9 18 के 8 1 6 158 ग्राम पर मोल निकाल लोगे। तो बच्चों ऐसे आपको मोलिकुलर वेट या मोलर मास निकालना है कि बहुत जरूरी बेटा, अगर ये नहीं आए ना तो कहाँ से करेगा न्यूमेरिकल्स, एग्जाम में मोलर मास थोड़ी लिख के देगा आपसे, ठीक है। और निकाल लो आप NaOH का निकाल लो। अगर अपन NaOH का निकाले तो 23, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, आप कैलकुलेट कर लोगे 40 ग्राम पर मोल हो जाएगा। और आप निकालना चाहो तो आप निकाल लो NaCl का निकाल लो, 23, Cl का 35.5 होता है, कितना हो जाएगा 58.5, ये जाएगा ग्राम पर मोल। अब बच्चों ये चीज़ आपको आती है जनरली, अगर आपको मोलिकुलर या मोलिकुलर मास या मोलर मास आपको कैलकुलेट करना आता है तो आपको एक चीज़ आ जाती है कैलकुलेट करना, मोल। और जिस दिन आपको मोल कैलकुलेट करने आ गई ये चैप्टर आपको परमानेंट याद हो जाएगा। तो बच्चों आज अपन ने केवल कुछ बातें लिखी है, हो सकता है आज का चैप्टर बोरिंग हो लेकिन इंटरेस्टिंग ये भी बन जाएगा क्योंकि इसके अंदर अपन स्टार्ट करने वाले कंसंट्रेशन टर्म का। तो वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करें, आप अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और दोस्तों को शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।